एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 8 साइंस का थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स पढ़ रहे हैं और अभी तक इस चैप्टर के हमने कई सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अब बारी आती है इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, यानी कि ये होने वाला है हमारा एक DPQ सेशन। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये DPQ सेशन। और हमारे इस DPQ सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कि रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रूली सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज। इस सवाल में हमसे बोला जा रहा है कि जो हमारा रेयॉन फाइबर है वो ट्रूली एकदम पक्के वाले जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनसे अलग है, उनसे थोड़ा सा हट के है। तो क्यों अलग है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको चूज़ करना होगा सही वाला ऑप्शन और आपको बताना होगा कि इस रीज़न की वजह से हम बोल रहे हैं कि जो रेयॉन फाइबर है वो हमारे ट्रूली सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि इट हैज़ सिल्क लाइक अपीयरेंस। ऑप्शन ए हमसे बोल रहा है कि रेयॉन फाइबर्स की सिल्क लाइक अपीयरेंस होती है, यानी कि वो सिल्क जैसे दिखते हैं, इसीलिए वो ट्रूली सिंथेटिक फाइबर से अलग है। ठीक है। ऑप्शन बी हमसे बोल रहा है कि इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। रेयॉन फाइबर्स के लिए बोला जा रहा है ऑप्शन बी में कि ये वुड पल्प से ऑब्टेन किया जाता है, इसीलिए ये ट्रूली सिंथेटिक फाइबर से अलग है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि इट्स फाइबर्स कैन बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, यानी कि ऑप्शन सी हमसे बोल रहा है कि रेयॉन के जो फाइबर्स होते हैं उसको हम नेचुरल फाइबर्स की तरह जो है वीविंग की प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए वो सिंथेटिक फाइबर से ट्रूली सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि इट कैन बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, यानी कि रेयॉन फाइबर्स को आप जिस भी कलर में डाई करना चाहो उस कलर में आप इनको डाई कर सकते हो, और इसीलिए ये हमारे ट्रूली सिंथेटिक फाइबर से अलग है। तो चारों ऑप्शंस मैंने आपको रीड कर दिए हैं। अब आपको मुझे जल्दी से बताना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है, कौन से ऑप्शन को हम चूज़ कर सकते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि हम ऑप्शन बी को चूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे कर लिया आपने ऑप्शन बी को चूज़? तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ना कई सारे फाइबर्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सभी टाइप्स के फाइबर्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं उनका हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। अब क्लासिफिकेशन किया है, कैटेगराइजेशन किया है, तो कोई ना कोई बेसिस तो ज़रूर होगा क्लासिफिकेशन का। तो वो बेसिस क्या होता है? बड़ा आसान है। हम सबको पता है कि फाइबर्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है। अब अगर तो हमारे पास एक ऐसा फाइबर है जिसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो किसी प्लांट या किसी एनिमल से आया है, तो उसको हम डाल देते हैं नेचुरल फाइबर्स की कैटेगरी में। ठीक है। और अगर हमारे पास एक ऐसा फाइबर है जिसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो रॉ मटेरियल किसी प्लांट और एनिमल से नहीं आया है, इनफैक्ट उसको हमने केमिकल्स से ही बनाया है, फैक्ट्रीज या लेबोरेटरीज में बनाया है, तो ऐसे फाइबर को हम डाल देते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की कैटेगरी में। ठीक है। बहुत सारे टाइप्स के फाइबर्स होते हैं हमारे पास, और इन सभी टाइप्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। एक कैटेगरी होती है नेचुरल फाइबर्स की और दूसरी होती है हमारी सिंथेटिक फाइबर्स की। तो नेचुरल फाइबर्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट और एनिमल से आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कॉटन फाइबर्स की, कॉटन फाइबर्स कहाँ से आते हैं? कॉटन का जो प्लांट होता है, कपास का जो पौधा होता है, उससे मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे जूट फाइबर्स की, तो जूट फाइबर्स का मैंने आपको बताया था कि जूट प्लांट के जो स्टेम होते हैं उनको सुखाया जाता है और उन्हीं सूखे हुए स्टेम से फिर जूट फाइबर्स को ऑब्टेन किया जाता है। अगर हम बात करेंगे सिल्क फाइबर्स की, तो सिल्क फाइबर्स हम सबको पता है कि जो हमारे सिल्क वर्म्स होते हैं वो अपने लार्वल स्टेज में अपने अराउंड कोकून का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है। एक वाइट कलर की कवरिंग होती है, फिर इसी कोकून को जो है ना, इसी कोकून से सिल्क फाइबर्स को ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिल्क की या कॉटन की या अगर हम बात करें जूट की, तो इनको बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल है वो किसी न किसी प्लांट या किसी न किसी एनिमल से ज़रूर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं अपने सिंथेटिक फाइबर्स की, तो सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए
जो रॉ मटेरियल लगता है उसको बाकायदा केमिकल से ही सिंथेसाइज करना पड़ता है। सवाल ये था कि आखिर रेयॉन ट्रूली सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो हमारा रेयॉन है ना उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो कहाँ से आता है? वो आता है प्लांट से। वैसे तो हम बड़े स्ट्रिक्ट हैं सिंथेटिक फाइबर्स के लिए कि नहीं, अगर आप सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में हो तो आपको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आएगा वो केमिकल से ही बनाया जाएगा, किसी प्लांट या एनिमल सोर्स से नहीं आएगा। लेकिन रेयॉन फाइबर्स के लिए आप बोल सकते हो कि हम थोड़ी सी छूट दे देते हैं कि चलो ठीक है, तुम पहले सिंथेटिक फाइबर हो तो हम तुमको ट्रूली या कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर नहीं बोलेंगे और ना ही तुमको हम कम्प्लीटली या ट्रूली नेचुरल फाइबर बोलेंगे। ठीक है, रेयॉन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है, जो रॉ मटेरियल लगता है वो कहाँ से आता है? तो वो होगा वुड पल्प। ठीक है, वुड पल्प मतलब क्या कि जो पेड़ होते हैं उनकी जो लकड़ी होती है उससे जो है पल्प बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं वुड पल्प। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रेयॉन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आया है? वुड पल्प से आया है। वुड पल्प क्या है? बेसिकली प्लांट से ही मिलने वाला एक प्रोडक्ट है। तो प्लांट से आ रहा है रॉ मटेरियल, इसलिए रेयॉन को जो है ना हम ट्रूली सिंथेटिक फाइबर नहीं कहते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम सिंथेटिक नहीं तो चलो छोड़ो, अगर रॉ मटेरियल आ ही रहा है प्लांट से तो इसको हम नेचुरल फाइबर बोल देते हैं। नहीं, नेचुरल फाइबर भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि रॉ मटेरियल वुड पल्प तो आ गया है ना, वुड पल्प में भी बेसिकली क्या? सेल्यूलोज। ठीक है, वुड पल्प में भी क्या आता है? बेसिकली सेल्यूलोज आता है। तो सेल्यूलोज तो आपके पास आ गया, लेकिन अब इस सेल्यूलोज से रेयॉन फाइबर को बनाने के लिए कई सारे केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है। यानी कि आपके पास वुड पल्प से जो सेल्यूलोज निकल के आया है उसको बार बार केमिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है और केमिकल ट्रीटमेंट करवा करके ही रेयॉन फाइबर का फॉर्मेशन होता है। इसलिए ना ही कम्प्लीटली ट्रूली सिंथेटिक है और ना ही ये ट्रूली नेचुरल फाइबर है। समझ में आई बात? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। चलो, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं तो सॉल्व कर ही रही हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन दे ही रही हूँ, आंसर्स बता ही रही हूँ, साथ ही साथ आपको भी मेरे साथ सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? द सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स एज वेल एज शटर प्रूफ बॉटल्स एंड जार्स इज। बेसिकली यहाँ पे आपसे एक ऐसे सिंथेटिक मटेरियल की बात हो रही है जिसको आप यूज़ कर सकते हो फैब्रिक्स बनाने में भी और शटर प्रूफ बॉटल या जार्स बनाने के लिए। शटर प्रूफ मतलब क्या कि जो आसानी से टूटे ना, मतलब अगर आप उनको ऊपर से नीचे गिराओ तो वो इतने आसानी से टूटे ना, ऐसे बॉटल्स और जार्स बनाने के लिए भी वो सिंथेटिक मटेरियल यूज़ हम कर सकते हैं। तो कौन है वो सिंथेटिक मटेरियल? ऑप्शन ए, क्या वो नायलॉन है? ऑप्शन बी, क्या वो रेयॉन है? ऑप्शन सी, पॉलीएस्टर, या ऑप्शन डी, एक्रेलिक। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या? पॉलीएस्टर। क्यों होना चाहिए पॉलीएस्टर? अगर आपको याद हो तो जब हम पॉलीएस्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक पॉलीएस्टर का बहुत ही फेमिलियर फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं पीईटी। क्या कहते हैं? पीईटी। पीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। क्या होता है? आई रिपीट, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। ये क्या है? पॉलीएस्टर का ही एक फेमिलियर फॉर्म होता है। अब बेसिकली ये भी क्या है? एक पॉलीमर ही है और इस पॉलीमर को जो है ना फैब्रिक में भी आप यूज़ कर सकते हो और इसको आप जो शटर प्रूफ हमारे जो जार्स हैं, जो बॉटल्स हैं, उनको बनाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। आजकल देखो जो आपकी वाटर बॉटल्स जो होती हैं वो दो टाइप की आती हैं। एक तो वो जो मिल्टन की जो स्टील वाली आती है वो अलग होती है और एक जो हमारी वाटर बॉटल्स होती है। पहले की जो वाटर बॉटल्स होती थी ना वो बहुत ही कमज़ोर होती थी, ज़रा से आपने उनको ऊपर से नीचे आपके हाथ से वो छूटी बॉटल तुरंत ही जो है ना उसमें स्क्रैच आ जाएगा और अगर दूसरी बार अगर आपने गिरा दी गलती से तो फिर वो टूटी जाती थी। लेकिन आजकल जो वाटर बॉटल्स वगैरह आने लगी हैं वो इतने आसानी से टूटती नहीं है, उनकी जो प्लास्टिक होती है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल टाइप की होती है। तो क्यों? क्योंकि वो बनी होती है पीईटी की, यानी कि शटर प्रूफ सिंथेटिक मटेरियल की। ठीक है, पीईटी के लिए हम बोलते हैं कि इसकी जो बेसिकली इसकी जो बॉटल्स या जार्स वगैरह जो बनते हैं वो काफ़ी लाइट वेट है। या आप ये भी बोल सकते हो कि पीईटी पॉलीमर खुद ही में कैसा है? काफ़ी लाइट वेट होता है और ये काफ़ी जो है ना ट्रांसपेरेंसी रखता है और
एब्सोल्युटली आप बोल सकते हो कि इसका कोई कलर होता नहीं है। नेचुरली पीईटी का कोई कलर नहीं होता है, लाइट वेट होता है और ट्रांसपेरेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पीईटी के जो बने हुए यूटेंसिल्स वगैरह जो हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है ग्लास से बने हुए बर्तनों को। क्यों? क्योंकि ग्लास के जो बर्तन वगैरह होते हैं, जो डिशेज़ होती हैं, जो बोल्स वगैरह होते हैं, वो भले ही दिखने में काफ़ी सुंदर हो और काफ़ी उनकी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस होती हैं, लेकिन वो बहुत नाजुक होते हैं। ज़रा सा हाथ से अगर छूटे तो वो सीधे, अगर आपके पास कांच की प्लेट है तो वो सीधे जाके टूट जाती है, प्लस वो काफ़ी हैवी भी होती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया पीईटी के बारे में कि पीईटी जो है लाइट वेट होता है और इसकी जो अपीयरेंस है वो ग्लास लाइक ही होती है। क्यों? अभी अभी बताया ना मैंने आपको कि ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है और नेचुरली इसका कोई कलर नहीं होता है। तो जैसे हमारे ग्लास का कोई कलर नहीं होता है, वैसे ही पीईटी का भी कोई कलर नहीं होता है। काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट वेट होता है, ठीक है। तो ग्लास जैसी अपीयरेंस होती है और इतने आसानी से टूटता नहीं है। तो आसानी से आप ग्लास के जो बने हुए जो भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं, बर्तन वगैरह, उनको आप पीईटी से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, पॉलीएस्टर। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है। अगर यहाँ पे पॉलीएस्टर की जगह डायरेक्टली पीईटी लिखा होता तो शायद आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पीईटी नहीं लिखा है, इसकी जगह पे पॉलीएस्टर लिखा है। तो आपका कंसेप्ट यहाँ पे चेक हो रहा है कि आपको पता है कि नहीं कि पीईटी जो है ना एक फॉर्म ही होता है किसका? पॉलीएस्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी नॉलेज को थोड़ा सा टेस्ट किया गया है कि आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं कि पीईटी क्या है, फेमिलियर फॉर्म ही है पॉलीएस्टर का। और पीईटी से ही हम शटर प्रूफ बॉटल्स या जार्स बना सकते हैं, प्लस हम बोलते हैं कि फैब्रिक्स बनाने में भी इनको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। चलो, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी, पॉलीएस्टर। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन्स। अब इनमें से किसके पास क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन्स होती हैं? याद करो जब हम पढ़ रहे थे क्या अपने चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का सेकेंड मेजर पार्ट, जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक्स। मैंने आपको बताया था कि सुबह सोकर उठने के साथ ही हम डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक के आइटम्स को या आर्टिकल्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अपनी अलार्म क्लॉक है ना, फिर इसके बाद में हमारे टूथब्रशेस, कोम, टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल्स, है ना। इसके अलावा जो आपका पेंसिल बॉक्स होता है वो, इसके अलावा टेबल, चेयर, पेन, ये सब किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के ही बने होते हैं। तो डेली बेसिस पे हम रेगुलरली इतने ज़्यादा प्लास्टिक के आइटम्स यूज़ करते हैं कि हम इतने यूज़ टू हो गए हैं उन प्लास्टिक आइटम्स को यूज़ करते करते कि हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि ये चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई है या ये चीज़ मेटल की बनी हुई है या किसी और चीज़ की बनी हुई है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कई सारे टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं और इन सभी टाइप के प्लास्टिक्स को हम ब्रॉडली अगेन दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। एक कैटेगरी होती है हमारी उन प्लास्टिक्स की जिनको आप जितने बार हीट करोगे वो उतने बार मेल्ट होंगे और जितने बार वो मेल्ट होंगे वो उतने बार सॉफ्ट होंगे और सॉफ्ट होने के बाद में आप उनका जितने बार शेप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। यानी कि आपके पास एक प्लास्टिक है, उसको आपने हीट किया, हीट होने के बाद वो मेल्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया, आपने उसका शेप चेंज कर दिया। फिर इसके बाद में उसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद आपके पास एक प्लास्टिक आइटम आ गया। दोबारा से आपने उस प्लास्टिक आइटम को हीट किया, वो फिर से मेल्ट हुआ, सॉफ्ट हुआ, आपने फिर से उसका जो शेप है वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये जो हीट करना, उसका शेप चेंज करना और उसको सॉलिडिफाई करना, ये जो पूरी साइकिल है ना, ये चलती जाती है। तो ऐसे टाइप के प्लास्टिक्स जिसमें कि हीटिंग और शेप चेंज करने की प्रोसेस जो है ना कंटिन्यूसली चलती जाती है या चल सकती है, उनको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। वहीं हमारे पास कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं कि जिनको बनाने के लिए एक बार मेल्ट किया गया था, उनको मेल्ट करने के बाद वो बेसिकली हीट किया गया था, हीट करने का वो मेल्ट हुए, मेल्ट होने के बाद वो सॉफ्ट हुए और सॉफ्ट होने के बाद में उनको एक शेप दे दिया गया। अब जब वो ठंडे होंगे, सॉलिडिफाई होंगे, तो वो जो शेप है ना वो शेप हो जाएगा उनका परमानेंट शेप। यानी कि अब आप उस प्लास्टिक के आइटम को फिर से हीट करना चाहोगे, मेल्ट करना चाहोगे, उसका शेप चेंज करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। तो क्या आपको डिफरेंस समझ में आया थर्मोप्लास्टिक्स का और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का? थर्मोप्लास्टिक्स आर दोस्त जिसमें हीटिंग और शेप चेंज करने की जो साइकिल है वो जितने बार आप चाहो आप कर सकते हो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर दोस्त कि आप बोल सकते हो कि उनको बनाने के लिए एक बार
जो आपने पहली बार जो हीट किया था सिर्फ वो पहली बार में ही हीट होकर के मेल्ट होंगे और एक डेफिनेट अपना शेप अटेन कर लेंगे और वो शेप उनका परमानेंट होगा। बाद में अगर आप चाहोगे कि फिर से इनको हम हीट कर लें, इनका शेप चेंज करा दें, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो अलग अलग टाइप के जो प्लास्टिक्स होते हैं, अच्छा चलो हम इसका एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, एक बिस्लेरी की बॉटल है, ठीक है। अब उस बिस्लेरी की बॉटल को आपने क्या किया है, अच्छा उसमें काफ़ी गर्म पानी डाल दिया है। तो जैसे ही बिस्लेरी की बॉटल में गर्म पानी जाएगा, बिस्लेरी की बॉटल का जो शेप है ना वो चेंज होने लगेगा, बॉटल जो है वो डिफॉर्म होने लगेगी, ठीक है। वहीं हमारे पास क्या है, एक प्लग है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनका एक ऐसा प्लग है हमारे पास, ठीक है। अब उस प्लग में ख़राब हुआ है वो प्लग, है ना, अब वो किसी काम का नहीं है, वो यूज़लेस प्लग है। अब उस यूज़लेस प्लग के ऊपर आप कितना भी चाहे पानी डाल लो, वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा, है कि नहीं। फिर आपके पास जो बिस्लेरी की बॉटल थी उसमें आपने गर्म पानी डाल करके उसका शेप चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, उस बिस्लेरी की बॉटल को हम अपने हाथों से क्रश करेंगे, उसको दबाएंगे। तो जैसे क्रश करना मतलब क्या, बेसिकली हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स के एप्लीकेशन के कारण जो बिस्लेरी की बोतल होगी वो एकदम पिचक जाएगी। वहीं अगर हम बात करेंगे अपने उस प्लास्टिक के इलेक्ट्रिकल प्लग की, है ना, उसको आप कितना भी जोर लगा लो वो चेंज नहीं होगा, उसका जो शेप बना हुआ है वो वैसा का वैसा रहेगा। अगर आपने ज़्यादा ही फोर्स लगा दिया है, अगर आपने उसको हैमर से जाकर के, हथौड़े से जाकर के मार दिया है तो बात अलग है, तो वो टूट जाएगा लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के प्लास्टिक्स हुए, बिस्लेरी की बोतल भी प्लास्टिक है और जो आपके पास इलेक्ट्रिकल किसी अप्लायंस का जो प्लग है वो भी एक प्लास्टिक है, लेकिन दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ देखो कितनी अलग अलग हैं। एक है हमारा थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, की एक बार जो शेप ले लिया सो ले लिया, अब वो चेंज नहीं होगा, दोबारा हीट नहीं होगा, ठीक है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दो अलग अलग टाइप के प्लास्टिक्स हमें मिल ही क्यों रहे हैं, मतलब कि क्यों हमारे पास कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो कि हीट करने पर जितने बार आप उनको हीट करोगे उतने बार वो अपना शेप चेंज कर लेंगे। वहीं हमारे पास कुछ ऐसे भी प्लास्टिक्स हैं जिनको एक बार जो है ना हीट करो और उनका शेप आप परमानेंट कर दो। क्यों ये डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आता है उनके पॉलीमर की चेन्स के स्ट्रक्चर में। मतलब क्या, हम सबको पता है कि जो हमारे प्लास्टिक है वो भी क्या है, एक आप बोल सकते हो कि पॉलीमर से ही बना है, ठीक है। अब पॉलीमर की तो कई सारी चेन्स होती हैं। पॉलीमर की चेन्स कैसे बनती हैं, मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से। एक मोनोमर ये रहा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ। तो इस तरीके से कई सारी मोनोमेरिक यूनिट्स मिलके लंबी लंबी चेन्स बना देती हैं और इन लंबी लंबी चेन्स को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं अपने थर्मोप्लास्टिक्स की, तो थर्मोप्लास्टिक्स को बनाने के लिए जो पॉलीमर चेन्स जो होती हैं वो आप बोल सकते हो कि उनके बीच में किसी भी तरह की क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है। जैसे कि आप ये समझ सकते हो कि हमारे पास क्या है, ये एक थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है, ये क्या हमारे पास थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन का ही एग्जाम्पल ले लो, तो थर्मोप्लास्टिक भी हम बोलते हैं कि ये एक पॉलीमर की चेन है और ये दूसरी पॉलीमर की चेन है, ठीक है। अब इन दोनों ही पॉलीमर की चेन्स के बीच में आप देख सकते हो कि किसी भी तरह का कोई लिंक नहीं है, जैसे कि ये एक पॉलीमर चेन और ये दूसरी पॉलीमर चेन। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस प्लास्टिक को हीट करोगे तो हीट करने के कारण क्या होगा, ये पॉलीमर चेन्स एक दूसरे के ऊपर क्या करती जाएंगी, स्लाइड करती जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ना, तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस ही मैं आपको समझा रही हूँ। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हम बोलते हैं कि जो पॉलीमर की जो चेन्स होती हैं उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है। उनके बीच में क्या होती है भाई, क्रॉस लिंकिंग होती है, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखते जाइएगा। ये हो गई क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हीट करोगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को जब आप हीट करवाना चाहोगे तो क्या होगा, ये जो पॉलीमर चेन है, देखो ये ऊपर वाली जो पॉलीमर चेन है वो नीचे वाली पॉलीमर चेन के साथ लिंक्स से जो है जुड़ी हुई है, दोनों ही पॉलीमर चेन्स आपस में लिंक्ड हैं। तो जब आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हीट करोगे तो ये जो चेन्स है ना ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी, क्योंकि दोनों चेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, दोनों ही चेन्स आपस में लिंक्ड है, तो इनकी जो स्लाइडिंग है ना एक दूसरे के ऊपर वो नहीं हो पाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक्स की तो उनके बीच में एज सच कोई भी लिंकिंग नहीं होती पॉलीमर चेन्स के बीच में। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, हीट करते हो तो पॉलीमर चेन्स एक दूसरे के ऊपर जो है ना स्लाइड करने लगती है, यानी कि प्लास्टिक मेल्ट होने लगता है। मेल्ट होने का मतलब ये है कि वो सॉफ्ट हो जाता है और आप उसका कोई भी शेप चेंज कर सकते हो। लेकिन हमारा जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है
उसमें ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलीमर चेन्स के बीच में इस तरह की क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होती है। तो आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, बेचारी चेन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है स्लाइड नहीं कर पाती हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन्स, इनमें से किसके पास, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए बेकेलाइट, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी पीवीसी या ऑप्शन डी पॉलीएस्टर। इन सब में से आपको बताना है कि किसके पास क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन्स होंगी। तो भाई मेरे हिसाब से इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए बेकेलाइट ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए बेकेलाइट, है ना। बाकी जितने भी हैं पीवीसी के लिए मैंने आपको बताया था, है ना, पॉलीथिन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इन ये तो हमारे थर्मोप्लास्टिक के ही एग्जाम्पल होते हैं। तो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो हो सकता है बेकेलाइट, ठीक है। और बेकेलाइट को ही जो है ना हम फर्दर उसका यूज़ करते हैं कुकिंग, हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं यानी कि खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स बनाने में। वो जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के प्लग की जो मैंने बात करी थी कि आप प्लग के ऊपर कितना भी गर्म पानी डाल दो, कितना भी आप उसको जो है ना फोर्स लगा करके उसको तोड़ने की कोशिश करो, वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगेन वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो प्लग है वो किसका बना हुआ है? बेकेलाइट का बना हुआ है। सॉर्टेड। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है कि द सिंथेटिक पॉलीमर विच कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल फॉर मेकिंग स्वेटर्स एंड शॉल्स एक्सेट्रा इज। बेसिकली आपको एक ऐसे सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में बताना है जिसको आप यूज़ कर सकते हो किसके तरह? तो वूल के सब्स्टिट्यूट की तरह, यानी कि अगर आपके पास नेचुरल वूल ना हो ना तो आप उस सिंथेटिक फाइबर को जो है यूज़ कर सकते हो। काहे के लिए? तो शॉल्स बनाने के लिए, स्वेटर्स वगैरह बनाने के लिए। तो कौन होगा वो? ऑप्शन ए नायलॉन होगा क्या? ऑप्शन बी पॉलीएस्टर होगा क्या? ऑप्शन सी टेरेलीन होगा क्या? या ऑप्शन डी एक्रेलिक होगा? तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या? ऑप्शन डी एक्रेलिक। अगर आपको याद हो तो हमने 4 टाइप के अपने जो है ना सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े थे और फोर्थ जो लास्ट टाइप था वो किसका था? एक्रेलिक फाइबर्स का ही था। तो एक्रेलिक फाइबर्स के लिए जैसे हम रेयॉन के लिए पढ़ते हैं ना कि रेयॉन क्या होता है? सिल्क का आप बोल सकते हो कि इमिटेशन होता है या सिल्क का लुकलाइक होता है। कहने को तो रेयॉन क्या है? सिंथेटिक फाइबर है ना। सिंथेटिक फाइबर रेयॉन को बनाने की जो वजह थी वो बेसिकली यही थी कि जो पहले के ज़माने में एंशिएंट टाइम्स में जो सिल्क था ना वो काफ़ी महंगा था। आज भी है, नेचुरल सिल्क तो आज भी काफ़ी महंगा है, लेकिन उस समय तो इतना ज़्यादा महंगा था कि केवल जो अमीर लोग होते थे, बहुत ही अमीर लोग, सिर्फ वही अफोर्ड कर पाते थे। तो ऐसे सिंथेटिक फाइबर को बनाने का लोगों ने सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा, केमिस्ट ने सोचा कि जो कि क्या करे, सिल्क को जो है ना रिप्लेस करे, क्योंकि सब तो सिल्क अफोर्ड कर नहीं सकते। तो बेसिकली हमारे केमिस्ट एक ऐसा फाइबर चाहते थे जो कि सिल्क को जो है ना सिल्क के जैसा ही हो, सिल्क का इमिटेशन हो और थोड़ा सा सस्ता भी हो, अफोर्डेबल भी हो और थोड़ा सा ड्यूरेबल भी हो, क्योंकि सिल्क तो काफ़ी नाजुक होता है। तो उस हिसाब से हम बोलते हैं कि रेयॉन का फॉर्मेशन हुआ, रेयॉन की मैन्युफैक्चरिंग हुई। वैसे ही जब हम बात करते हैं एक्रेलिक की, तो एक्रेलिक फाइबर्स जो होते हैं हमारे वो जो वुलन फाइबर हैं, जो आप बोल सकते हो कि जो वुलन फाइबर के इमिटेशन होते हैं या उनके लुक अलाइक होते हैं। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि आप गए हो स्वेटर खरीदने के लिए मार्केट में, अब एक बड़ा सा शोरूम है और एक छोटी सी शॉप है। शोरूम में जब आप गए तो आपको स्वेटर मिल रहे हैं 2000 के, 2500 के, 3000 के। वहीं आप एक छोटी सी शॉप में गए हो, वहाँ पे आपको स्वेटर मिल रहे हैं मुश्किल से 250 रुपये के, 300 रुपये के। तो आप सोच रहे हो कि ये जो शोरूम वाला है ये लूट रहा है बेवजह, इतने महंगे स्वेटर्स दे रहा है, और यहाँ देखो छोटी सी शॉप में 250-300 रुपये के स्वेटर मिल रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि शोरूम वाला जो है वो आपको नेचुरल वूल के बने हुए स्वेटर बेच रहा है और जो छोटी शॉप वाला है वो आपको एक्रेलिक फाइबर के बने हुए स्वेटर बेच रहा है। ठीक है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो एक्रेलिक फाइबर्स है ये भी काफ़ी लाइट वेट होते हैं और क्विक ड्राई होते हैं, यानी कि जैसे आप इनको पानी में डालोगे और बाहर निकालोगे तो बहुत जल्दी से जो है ना ये सूख जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, और हल्के भी होते हैं और हाँ वार्म भी होते हैं। तो गर्म होते हैं, इसलिए एक्रेलिक फाइबर्स को हम वुलन क्लॉथ्स या वुलन फैब्रिक को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्वेटर और शॉल्स वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम बात करते हैं एक्रेलिक फाइबर्स की, तो अगेन हम सबको पता है कि फाइबर्स इसके बनते हैं, पॉलीमर्स के बनते हैं। ठीक है, और पॉलीमर, इस पॉलीमर को बनाने के लिए जो यूनिट्स लगती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स।
तो जब हम बात करते हैं अपने एक्रेलिक फाइबर की, तो अगेन इसको बनाने के लिए यूज़ होगा पॉलीमर, और पॉलीमर को बनाने के लिए यूज़ होंगे मोनोमर्स। तो मोनोमर्स कौन से होते हैं भाई? मोनोमर्स होते हैं अक्राइलोनाइट्राइल, लिख दिया है मैंने यहाँ पे, अक्राइलोनाइट्राइल यूनिट्स, है ना। फाइबर्स बनते हैं पॉलीमर्स के। पॉलीमर्स किससे बनेंगे? मोनोमेरिक यूनिट्स के, यानी कि मोनोमर से। तो एक्रेलिक फाइबर को बनाने के लिए जो पॉलीमर आता है, उस पॉलीमर को बनाने के लिए कौन सी मोनोमेरिक यूनिट्स आती हैं? तो एक्राइलोनाइट्राइल यूनिट्स। अब यही सारी एक्राइलोनाइट्राइल यूनिट्स जो है ना, लॉन्ग चेन में एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइन होती जाती हैं और एक पॉलीमर बना लेती हैं, और उसी पॉलीमर से फिर एक्रेलिक फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो याद रखना, रेयॉन होगा सिल्क का इमिटेशन और एक्रेलिक होगा वूल का इमिटेशन। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर। इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी फ्लेक्स, ऑप्शन सी एक्रेलिक, या ऑप्शन डी पॉलिएस्टर। तो ये काफ़ी आसान सा सवाल है। मैंने आपको बताया था नेचुरल फाइबर्स के बारे में। वैसे देखा जाए तो नेचुरल फाइबर्स आप जूनियर क्लासेस में 6th या 7th में पढ़ के आए हो, है ना। लेकिन फिर भी हमने इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हमने नेचुरल फाइबर्स के ही बारे में थोड़ी सी बातें करी थी। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था अलग अलग टाइप के होते हैं नेचुरल फाइबर्स। एक होता है कॉटन, एक होता है फ्लेक्स, एक होता है जूट, है ना, एक होता है सिल्क, वूल, इसके बाद में कोयर वगैरह जो कि कोकोनट की जो हस्क होती है ना, उससे बनाया जाता है। तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। तो नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, ये सब हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, और फ्लेक्स हमारा क्या है? नेचुरल फाइबर है। तो यही पूछा गया था कि कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है। नहीं है मतलब क्या? कि वो नेचुरल फाइबर होगा। तो फ्लेक्स इज अ नेचुरल फाइबर। तो ऑप्शन बी होगा हमारे इस सवाल का सही जवाब। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द सिंथेटिक फाइबर विच कंटेन्स द ऑर्गेनिक ग्रुप सिमिलर टू दोज विच गिव फ्रूट्स देयर स्वीट स्मेल इज। क्या बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे एक ऐसे सिंथेटिक फाइबर की बात कर रहे हैं जिसके पास क्या होता है? एक ऑर्गेनिक ग्रुप है। सिंथेटिक फाइबर जिसके पास एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिक ग्रुप है, ये किससे सिमिलर है? टू दोज विच गिव फ्रूट देयर स्वीट स्मेल। हम सबको पता है कि हमारे जितने भी फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो सिट्रस हो, है ना, या बेरीज हो, जो जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं, उनके पास एक ना बहुत ही उनका स्वीट सी स्मेल आती है। यानी कि फ्रूट्स को स्मेल करते ही हमको उनको खाने का मन कर जाता है। तो ये जो स्वीट स्मेल है फ्रूट्स के पास, ये बेसिकली किसके कारण होती है? तो ये होती है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं भाई? एस्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि हमारे पास एक ऐसा जो हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, उनका जो स्वीट आप बोल सकते हो कि स्मेल है, वो किसके कारण होती है? क्योंकि उनके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है? एस्टर है। अब एस्टर के हेल्प से, बेसिकली ये क्या है? एस्टर एक ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसी एस्टर के हेल्प से हम क्या करते हैं? एक सिंथेटिक फाइबर भी बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? तो सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए चाहिए क्या भाई? पॉलीमर चाहिए। पॉलीमर किससे बनेगा? मोनोमर से बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? बहुत सारे मोनोमर्स लेकर के आ जाते हो, ठीक है। बहुत सारे मोनोमर्स लेकर के आ गए, और इन मोनोमर्स के साथ आपने यही एस्टर ग्रुप जो है अटैच कर दिया है। क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हो? फ्रूट्स को स्वीट स्मेल देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑर्गेनिक कंपाउंड एस्टर। अब इसी एस्टर से हम एक सिंथेटिक फाइबर बनवाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो आप कई सारे यहाँ पे मोनोमर्स लेकर के आ गए हैं। अब इन सभी मोनोमर्स के साथ जो है ना, आप क्या अटैच कर दो? एक एस्टर ग्रुप अटैच कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं हर मोनोमेरिक यूनिट के साथ एक एस्टर ग्रुप अटैच कर रही हूँ। यहाँ भी और इधर भी कर लेते हैं, और इसके साथ भी। अब क्या होगा? पॉलीमर बनाना है। पॉलीमर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोनोमर को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये दोनों मोनोमर्स जो होते हैं आगे पीछे वाले, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन तो होते हैं, ज्वाइन तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? इसी एस्टर ग्रुप के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों मोनोमर्स आपस में ज्वाइन हुए हैं, लेकिन कैसे? एस्टर ग्रुप के थ्रू। अब हम क्या करेंगे? अब जितने भी हमारे पास आगे मोनोमर्स हैं, उन सभी को हम एस्टर ग्रुप के थ्रू ही
लिंक करेंगे। तो ये दोनों आपस में कैसे जोड़ेंगे? इस एस्टर ग्रुप के थ्रू। ये दोनों आपस में कैसे जोड़ेंगे? ये वाले एस्टर ग्रुप के थ्रू। ये दोनों कैसे जोड़ेंगे? ये वाले एस्टर ग्रुप के थ्रू। और ये दोनों कुछ इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हर एक मोनोमेरिक यूनिट के पास एक एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट है। इस एडिशनल ग्रुप का नाम क्या है? एस्टर है। और सभी मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में लिंक तो हुई, लेकिन कैसे हुई? इसी एडिशनल ग्रुप एस्टर के थ्रू हुई। तो हमारे जो मोनोमर्स हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं, और मोनोमर्स की ज्वाइनिंग के कारण क्या बन जाता है? पॉलीमर बन जाता है। तो आपके सामने क्या आ गया है? आपके सामने आ गया है एक पॉलीमर। लेकिन इस पॉलीमर की खास बात क्या है? इस पॉलीमर की खास बात यह है कि इसके पास बहुत सारे एस्टर हैं। ये रहा एस्टर, ये एस्टर, ये और ये। तो इस पॉलीमर के पास बहुत सारे एस्टर हैं। और जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत सारी होती है तो हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करते हैं? याद करो, मैंने आपको बताया था हम यूज़ करते हैं पॉली, है ना। मोनो मतलब क्या होता है? 1, डाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3। सिमिलरली जब हमारे पास बहुत सारे कोई ग्रुप्स आ चुके हैं तो उसके लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे? पॉली। तो पॉली, और कौन सा ग्रुप बहुत ज़्यादा है? एस्टर, तो पॉली एस्टर। ठीक है, तो इस पॉलीमर का नाम ही क्या बन गया? इस पॉलीमर का नाम बन गया पॉलीएस्टर। और इसी पॉलीएस्टर का दूसरा नाम क्या होता है? इस पॉलीएस्टर का दूसरा नाम होता है टेरिलीन। क्या नाम होता है भाई? टेरिलीन नाम होता है। तब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये पूरा समझा तो दिया, लेकिन ऑप्शन में तो पॉलीएस्टर है ही नहीं। नायलॉन है, एक्रेलिक है, टेरिलीन है, रेयॉन है। तो यहाँ पे अगेन आपसे जो है ना आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या बच्चे को पूरा का पूरा कंसेप्ट पता है, याद है कि नहीं, कि पॉलीएस्टर को ही हम क्या कहते हैं? टेरिलीन कहते हैं। पॉलीएस्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1941 की बात है, और 2 ब्रिटिश केमिस्ट थे, और उन्होंने जो है पॉलीएस्टर नाम के एक फाइबर को, सिंथेटिक फाइबर को जो है ना आप बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चर किया था या सिंथेसाइज किया था। फिर 1970s के आते आते पॉलीएस्टर के बने हुए फैब्रिक्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे थे लोगों में। एक मैजिकल सूट या मिरेकल सूट के नाम से जो है ना एक पॉलीएस्टर का सूट काफ़ी जो है ना फेमस हुआ था। बोला गया था कि 68 डेज़ तक इस सूट को रेगुलरली पहना गया है, पूरे टाइम पहना गया है, और बिना किसी आयन वगैरह के, यानी कि उस पर किसी भी तरह की कोई प्रेस वगैरह नहीं करी गई है। लेकिन फिर भी लगातार 68 डेज़ तक पहनने के बाद भी ये मैजिकल सूट जो है अभी भी कैसा था? प्रेजेंटेबल था, है ना। उसमें किसी भी तरह का कोई श्रिंकेज नहीं हुआ था, कोई रिंकल्स वगैरह नहीं पड़े हुए थे। तो लोगों को ये सूट काफ़ी पसंद आया कि भैया ये अच्छा सूट है, इस पे तो किसी भी तरह की मेंटेनेंस ही नहीं चाहिए है, धो भी दोगे तो रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, है ना, आयनिंग की ज़रूरत भी नहीं है, और काफ़ी ड्यूरेबल है, लगातार 68 डेज तक पहना गया है, तो ये काफ़ी अच्छा सूट है। और इसका जो अपीयरेंस था वो कैसा था? प्लास्टिक लाइक अपीयरेंस था, यानी कि काफ़ी शाइनी था, काफ़ी ग्लॉसी था। 70s और 80s की मूवीज़ अगर आप कभी आप लोगों ने देखी हो तो उस ज़माने के जो हमारे एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस होती थी वो इसी तरह के पॉलीएस्टर के बने हुए सूट वगैरह, कपड़े वगैरह पहनते थे। तो वो काफ़ी शाइनी, काफ़ी ग्लॉसी हुआ करते थे। तो वो क्यों? क्योंकि वो पॉलीएस्टर के बने होते हैं। ठीक है, तो पॉलीएस्टर का ही दूसरा नाम है क्या? टेरिलीन। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको पॉलीएस्टर की बता दी है, समझा दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, टेरिलीन। चलो, तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम याद रखना, वो है एस्टर, और एस्टर ही हम बोलते हैं कि फ्रूट्स को, जो भी फ्रूट्स होते हैं उनको उनकी स्वीट स्मेल जो है प्रोवाइड करता है। चलो, अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि वन ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, दिस वन इज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मैन मेड फाइबर है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर है। याद रखिएगा ये टर्म्स कि मैन मेड फाइबर्स मतलब क्या? सिंथेटिक फाइबर की ही यहाँ पे बात हो रही है। तो आप हमारे पास एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगा है वो किसी पेट्रोकेमिकल्स यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से नहीं ऑब्टेन किया गया है। कौन है वो सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर? ऑप्शन ए, क्या वो पॉलीएस्टर है? ऑप्शन बी, क्या वो नायलॉन है? ऑप्शन सी, इज इट रेयॉन?
या ऑप्शन डी इज इट एक्रेलिक? तो आपको बताना है। देखो अगर हम बात करेंगे अपने रेयॉन की, है ना, तो इसको तो सबसे पहले जो है ना बाहर ही निकाल दो। क्यों बाहर निकाल दो? क्योंकि रेयॉन किससे बना होता है? बेसिकली रेयॉन को बनाने के लिए जो आप बोल सकते हो कि जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है वुड पल्प से, है ना। वो कहाँ से मिलता है? वुड पल्प से। वुड पल्प में होता क्या है? वुड पल्प में होता है सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज कहाँ से आता है भाई? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास प्लांट्स जो होते हैं उन प्लांट्स के पास अपने सेल्स होते हैं जिनको हम प्लांट सेल्स कहते हैं। प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अब आप प्लांट से मिलने वाले किसी भी पार्ट को चूज़ करोगे, आपने उसकी रूट्स को चूज़ किया है, उसके स्टेम को, उसकी लकड़ी को, उसके ब्रांचेस को चूज़ किया है, तो उसके हर एक पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा? प्लांट सेल ही प्रेजेंट होंगे। प्लांट सेल होगा मतलब क्या? सेल वॉल होगी। सेल वॉल को होने का मतलब क्या है? कि उसमें सेल्यूलोज होगा। अब ये जो हमने वुड पल्प ऑब्टेन किया है ये भी तो किसी ट्री से ही किया होगा ना, तो नेचुरली उसके पास क्या होंगे? सेल वॉल होंगे, है ना, यानी कि प्लांट सेल होंगे और सेल वॉल में सेल्यूलोज होगा। तो वुड पल्प से हमको क्या मिल जाता है? सेल्यूलोज मिल जाता है और इसी सेल्यूलोज को फिर फर्दर जो है ना केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है और तब जाके क्या बनता है? रेयॉन फाइबर बनता है। इसलिए ना ही इसको हम कम्प्लीटली सिंथेटिक कहते हैं और ना ही ट्रूली नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो हमसे अभी क्या पूछा गया था कि आपको एक ऐसा सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर बताना है जिसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो किसी पेट्रोकेमिकल से ऑब्टेन नहीं किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब तो मुझे ऑप्शन सी रेयॉन ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि रेयॉन ही तो है एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर जिसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो किसी पेट्रोकेमिकल से नहीं बना है, किसी पेट्रोकेमिकल से नहीं आया है, वो तो इनफैक्ट किससे बना है? सेल्यूलोज यानी कि एक प्लांट प्रोडक्ट से ही बना है। ठीक है। बाकी अगर हम बात करेंगे पॉलिएस्टर की, नायलॉन की, एक्रेलिक की, तो इन सब को बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स को यूज़ किया गया है। इनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं उसको, है ना। पेट्रोकेमिकल्स में हम बोलते हैं कि ऑयल आता है, कोल आता है, वाटर आता है, एयर आता है, तो ये सब पेट्रोकेमिकल्स हैं और इन पेट्रोकेमिकल से ही रॉ मटेरियल बनाए जाते हैं और उन्हीं रॉ मटेरियल से फिर पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक बनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी रेयॉन। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द क्लॉथ्स ऑफ अ पर्सन वर्किंग इन द किचन कैच फायर accidentally causing severe burns, the person is most likely wearing clothes made of। हुआ क्या कि एक पर्सन था और वो एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहन के जो है किचन में काम कर रहा था और अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंटली आग लग गई और आग लगने के कारण हुआ क्या? बेसिकली उस पर्सन को जो है सीवियर बर्न्स हुए, काफ़ी ज़्यादा वो जल गया। तो वो जो पर्सन है वो किस टाइप के कपड़े पहना हो सकता है? ऑप्शन ए फ्लेक्स, ऑप्शन बी रेयॉन, ऑप्शन सी टेरेलिन, टेरिलेन नहीं होगा, ये टेरेलिन होगा, ठीक है। ऑप्शन सी टेरेलिन या ऑप्शन डी कॉटन। कौन सा हो सकता है वो सिंथेटिक कपड़ा? तो बेसिकली मुझे इस सवाल का सही जवाब लग रहा है क्या? ऑप्शन सी टेरेलिन। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करेंगे कॉटन और फ्लेक्स की तो ये दोनों तो नेचुरल फाइबर से मिलने वाले कपड़े हैं, है ना, और जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो आप बोल सकते हो कि इतने जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं। जल तो वो भी जाते हैं लेकिन इतने जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं। और अगर हम बात करेंगे रेयॉन और टेरेलिन की तो मैंने आपको बताया था कि रेयॉन और टेरेलिन में से जो टेरेलिन होता है यानी कि वही अगेन पॉलिएस्टर, ये काफ़ी जल्दी आग पकड़ता है। बोला जाता है कि जो 100% पॉलिएस्टर के जो बने कपड़े होते हैं उन 100% पॉलिएस्टर के बने कपड़ों को के लिए बोला जाता है कि कभी भी उनको पहन के किचन में काम करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। आग पकड़ने के कारण क्या होगा? जो बेसिकली केमिकल से ही तो बने होते हैं ना, तो केमिकल्स हमारे कितनी जल्दी आग पकड़ते हैं, तो पॉलिएस्टर के बने हुए कपड़े जल्दी आग पकड़ लेते हैं, मेल्ट होने लगते हैं और मेल्ट होने के बाद में जिस पर्सन ने उसको पहना हुआ है उसी के बॉडी पे जाकर के चिपक जाते हैं। तो आप खुद ही सोचो कि जली हुई कोई चीज़ अगर किसी की स्किन पर आकर के चिपक जाएगी तो कितना ज़्यादा जो है ना जलेगा, कितने सीवियर बर्न्स हो सकते हैं। तो इस सवाल में यही बोला गया था कि एक पर्सन जो है ना पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहना हुआ है और किचन में काम कर रहा है और एक्सीडेंटली आग लग गई है और हम बोलते हैं कि काफ़ी सीवियर बर्न्स हुए हैं। तो किस टाइप का कपड़ा वो पहने हो सकता है? तो डेफिनेटली इसका जवाब होना चाहिए टेरेलिन। माना टेरेलिन बड़ा अच्छा होता है ना, शाइनी होता है, ग्लॉसी होता है,
अफोर्डेबल होता है ना, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसके अलावा लो मेंटेनेंस होता है, क्विक वॉश होता है कि क्योंकि बेसिकली ये पानी को जो है रेजिस्ट करता है, टेरिलीन या पॉलिएस्टर। जैसे आप इसको धोगे और पानी अंदर तो जाएगा नहीं, ऊपर ऊपर ही रहेगा, तो ऊपर ऊपर जो पानी रहेगा वो बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। भले ही आप इसको सन ड्राई ना करो, ऐसी घर के अंदर जो है ना पॉलिएस्टर के बने हुए कपड़ों को धो करके टांग दो, वो हवा से ही जो है सूख जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अपने कॉटन वगैरह की, तो कॉटन के कपड़े तो ऐसा होता है कि एक ड्रॉप भी अगर पानी पड़ गया कॉटन के कपड़े के ऊपर तो वो इतना बड़ा सा पैच में जो है फैल जाता है। तो जब हम बात करते हैं पॉलिएस्टर की, तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं ना, और क्विक ड्राई हो जाता है, लो मेंटेनेंस है, किसी आयनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं पड़ते, जब आप इसको धोते हो तो कोई रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, श्रिंकेज नहीं होता है। कॉटन के कपड़े तो ऐसे होते हैं कि एक बार धो ले और उनका थोड़ा बहुत तो जो ना वो श्रिंक होते ही होते हैं, तो कोई श्रिंकेज नहीं होता, कोई रिंकल्स नहीं होते, लाइट वेट है ना, सस्ता है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे जो 100% पॉलिएस्टर के बने जो कपड़े हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। एक और चीज़ ये है कि समर सीज़न के टाइम पे टेरिलीन या पॉलिएस्टर के बने हुए कपड़ों को पहनना थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके जो फाइबर्स होते हैं, टेरिलीन या पॉलिएस्टर के जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं। तो पतले होने के कारण क्या होता है, जब आप उन पतले फाइबर्स से फैब्रिक बनाते हो तो वो जो फैब्रिक है वो काफ़ी स्मूथ बनता है, और स्मूथ बनने के कारण बेसिकली फाइबर्स पतले होंगे तो उनसे जो फैब्रिक बनेगा वो काफ़ी स्मूथ होगा। लेकिन फाइबर्स इतने पतले होते हैं कि उनके बीच में जो है ना ज़्यादा स्पेसेस नहीं होती हैं। फाइबर्स के बीच में जब आप फैब्रिक बन के तैयार हो जाता है, उस फैब्रिक में पोर्स नहीं होते हैं, और पोर्स ना होने के कारण क्या होता है कि जो भी पसीना वगैरह हमको समर सीजन में आता है वो स्वेट जो है पॉलिएस्टर के बने हुए कपड़े अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और अगर अब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो एवेपोरेट नहीं होंगे तो हमको ठंडा जो फीलिंग आती है यूजुअली कॉटन के कपड़ों को पहनने पर वो नहीं आएगी। इनफैक्ट पॉलिएस्टर के बने हुए कपड़े अगर हमने समर सीजन में पहन लिए तो भैया आफत ही हो जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि मत ही जो है ना पॉलिएस्टर के कपड़े पहनो। या हम क्या करते हैं, आजकल मार्केट में पॉलिएस्टर और कॉटन मिक्स फैब्रिक आने लगे हैं, है ना, जिसको हम पॉलीकॉट भी कहते हैं। तो थोड़ा सा पॉलिएस्टर होता है और थोड़ा सा कॉटन होता है, तो वो फिर भी बेटर है। ऐसे ही पॉली वूल भी आती है, यानी कि पॉलिएस्टर थोड़ा सा और वूल थोड़ी सी, तो पॉली वूल और पॉलीकॉट टाइप के आप बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन के फैब्रिक्स भी मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए भाई? टेरिलीन यानी कि पॉलिएस्टर। 100% जो पॉलिएस्टर है वो काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेता है, प्लस हम बोलते हैं कि ये ब्रीदेबल भी नहीं होता है, इसमें हम सांस नहीं ले सकते हैं, बहुत गर्मी लगती है। चलो अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर? इनमें से टोटल आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। तो ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी मेलामाइन, या ऑप्शन डी पॉलीविनाइल क्लोराइड, या इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PVC। तो आपको बताना है चारों में से कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि हीट करोगे, मेल्ट करोगे, सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद में आप उसका शेप चेंज कर सकते हो, फिर से उसको जो है ना ठंडा करोगे, उसको सॉलिडिफाई करने के लिए छोड़ दोगे। अब इस सॉलिडिफाइड प्लास्टिक को फिर से आप हीट करके मेल्ट करा सकते हो और उसको सॉफ्ट कर सकते हो और उसका शेप जो है चेंज कर सकते हो। तो शेप चेंज होने की जो प्रोसेस है ये चलती जाती है किस में? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में। तो कौन सा ऐसा चारों ऑप्शंस में से आपको पॉलीमर समझ में आ रहा है जिसके शेप को आप चेंज नहीं कर सकते हो? तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या? ऑप्शन सी मेलामाइन। मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ना कि वो एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, है ना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है कौन? हमारा मेलामाइन। और मेलामाइन के लिए हम बोलते हैं बेसिकली कि ये फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक होता है, फेमस होता है मेलामाइन फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक के नाम से, है ना। और टाइल्स वगैरह के फॉर्मेशन के लिए और कई तरह के चीज़ों के लिए जो है मेलामाइन को यूज़ किया जाता है। इतना क्लियर है आप सभी को? तो कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? ऑप्शन सी मेलामाइन, जो कि है फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि द मैन्युफैक्चर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक्स इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस। अब आपके सामने कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है एक ऐसा प्लास्टिक जिसको हम इलेक्ट्रिक स्विचेस को बनाने में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास टेफ्लॉन,
ऑप्शन बी है आपके पास मेलेमाइन, ऑप्शन सी है आपके पास PET, या ऑप्शन डी है आपके पास बेकेलाइट। तो आपको क्या लगता है कि कौन से प्लास्टिक को आप जो है ना यूज़ करके इलेक्ट्रिक स्विचेस बना सकते हो? भी बड़ी आसान सी बात है। जब हम इलेक्ट्रिक स्विचेस का फॉर्मेशन या उसको हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक स्विचेस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक स्विचेस जो है ना जब हम अच्छे से लगाएं तो आसानी से वो टूटे ना, कि बच्चे जो है ना घर पे बैट बॉल खेल रहे हैं और एक बॉल जाकर के पड़ी स्विच के ऊपर और वो टूट गया। ये तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्विचेस के ये थोड़ा सा क्या हो, ड्यूरेबल हो, लंबा चले, थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो। प्लस हम ये भी चाहते हैं कि इनको छूने के बाद जो है ना हमको बिजली का झटका ना लगे, किसी भी तरह का शॉक ना लगे, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हो वो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट ना करें, हम तक ना पहुँचाएँ, है ना। तो इलेक्ट्रिक स्विचेस से आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक स्विचेस को बनाने के लिए जो भी प्लास्टिक यूज़ होता है, उस प्लास्टिक से आप दो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो। दो आपको डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए हैं, एक कि वो थोड़ा सा ड्यूरेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, प्लस हम बोलते हैं कि वो कैसा हो, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट ना करे। तो ये दोनों ही क्वालिटीज़ किस में आपको मिल जाती है, बेकेलाइट में मिल जाती है, और इसीलिए बेकेलाइट को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह बनाने के लिए। इतना क्लियर है आप सभी को? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, बेकेलाइट। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि द प्लास्टिक विच इज़ कोटेड ऑन द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन टू मेक द फायर रेजिस्टेंट। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि हमारा जो मेलामाइन होता है ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो कि फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक के नाम से फेमस है कि ये बिल्कुल भी जल्दी आग नहीं पकड़ता है। तो हमारे जो फायर फाइटर्स होते हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं, उनको तो भैया उनका तो उनका काम ही यही है, उनकी ड्यूटी ही यही है कि जहाँ आग लगे वहाँ जा कर के उस आग को बुझाना, यानी कि उनका आग से, फायर से कांटेक्ट तो जो है डेली बेसिस पे होता ही होता है। तो उनकी जो हमारे फायर फाइटर्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर एक यूनिफॉर्म होती है ना। अब उनको आग में घुस कर के आग को बुझाना भी है, आग में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू भी करना है। तो हो सकता है कि उनकी जो यूनिफॉर्म हो वो आग पकड़ ले, है ना। तो ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि यूनिफॉर्म ही जो ना आग पकड़ जाएगी, तो हमारे जो फायर फाइटर हैं उनके लिए तो ये तो बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है फायर फाइटर्स की, उसके ऊपर एक ऐसी कोटिंग कर देते हैं जिसके कारण जो यूनिफॉर्म्स हैं वो जल्दी आग ना पकड़े। तो कोटिंग करने के लिए हमको एक ऐसा मटेरियल चाहिए, एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो कि कैसा हो, फायर रेजिस्टेंट हो। तो भाई मेलामाइन से अच्छा और कौन हो सकता है? मैंने आपको बताया ना कि मेलामाइन फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक के नाम से फेमस है। तो हम अपने फायर फाइटर्स की यूनिफॉर्म के ऊपर मेलामाइन की कोटिंग कर देते हैं, जिसके कारण उनकी जो, जब वो आग बुझाने का काम करते हैं या किसी को रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, तो उनकी यूनिफॉर्म जल्दी से आग नहीं पकड़ती है, और अगर आग नहीं पकड़ेंगी तो उनके लिए सिचुएशन थोड़ी सी सेफ हो जाएगी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, मेलामाइन। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसमें से कौन से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है? ऑप्शन ए मेलामाइन, ऑप्शन बी टेरिलीन, ऑप्शन सी पॉलीथीन, या ऑप्शन डी बेकेलाइट। भाई पॉलीथीन और टेरिलीन के बारे में तो क्या ही बोलें, सबसे आगे होते हैं आग पकड़ने के नाम पर, है ना। और जैसे ही आग पकड़ते हैं तुरंत से हम बोलते हैं कि मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करेंगे पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्दी जो है ना आग पकड़ लेता है, और जैसे ही आप पॉलीथीन में आग लगाते हो तुरंत ही जो है ना पॉलीथीन मेल्ट होने लगती है। टेरिलीन भी हम बोलते हैं कि उसी कैटेगरी का है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेकेलाइट और मेलामाइन की, तो ये पहली बात तो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं, प्लस हम बोलते हैं कि आप इनको कितना भी हीट करोगे इनका शेप जो है आप चेंज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलीमर्स के बने होते हैं, तो इनकी जो पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है। तो ऑप्शन ए और डी क्या है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी बोल रहा है कि ए और डी यानी कि मेलामाइन और बेकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिसाइकल्ड। ठीक है, इनमें से कौन से प्लास्टिक को आप रिसाइकिल कर सकते हो? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक सॉकेट को आप रिसाइकिल कर सकते हो, ऑप्शन बी पॉलीथीन बैग को आप रिसाइकिल कर सकते हो, ऑप्शन सी पीवीसी पाइप को क्या आप रिसाइकिल कर सकते हो, या ऑप्शन डी ऐश ट्रे को क्या आप रिसाइकिल कर सकते हो। हाँ, जो हमारा मेलामाइन होता है ना, मेलामाइन होता है
उसको एश ट्रे वगैरह बनाने में भी हेल्प मतलब उसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो फ्लोर टाइल्स होती हैं उसको बनाने के लिए मैं और एश ट्रे वगैरह बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि एश ट्रे में क्या होता है कि गरम गरम सिगरेट के जो बड्स होते हैं वो डाले जाते हैं। तो अगर आपकी जो एश ट्रे है वो सपोज़ ऐसे प्लास्टिक की बनी हुई है कि जो जल्दी आप पकड़ लेता हो या ज़रा सी हीट के कारण क्या हो वो मेल्ट हो जाए, तो क्या होगा, जितने बार सिगरेट्स के बड्स एश ट्रे में डाले जाएंगे उतने बार वहाँ से जो है एश ट्रे अपना जो शेप है वो चेंज कर लेगी या उसमें होल्स हो जाएंगे बेसिकली। तो मेलामाइन जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फायर रेजिस्टेंट होता है, आग नहीं पकड़ता है, तो मेलामाइन की ही बनी हुई एश ट्रेज यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मेलामाइन का एक और एप्लीकेशन जो है बता दिया है। तो इनमें से कौन से प्लास्टिक को आप रिसाइकिल कर सकते हो? रिसाइकिल देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया कि रिसाइकिल आप उन्हीं प्लास्टिक्स को कर सकते हो जिनके पास ये क्वालिटी होती है कि वो अपना शेप चेंज कर लें, है ना। अब आपके पास इलेक्ट्रिक सॉकेट है या आपके पास एक इलेक्ट्रिक स्विच है, अब आप उसको कितना भी हीट कर रहे हो वो मेल्ट हो ही नहीं रहा है, वो अपना शेप चेंज कर ही नहीं रहा है। ज़्यादा अगर आपने उस पर प्रेशर लगा दिया कि हमने क्या करा, उसको हथौड़े से मार दिया, तो वो टूट जाएगा लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से आपको क्या लगता है कि रिसाइकलिंग पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई चीज़ मेल्ट ही नहीं करेगी, जब कोई चीज़ सॉफ्ट ही नहीं होगी, तो आप उसको कैसे रिसाइकल करके उसको रीशेप कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे मेलामाइन की, तो मेलामाइन भी हम बोलते हैं कि ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, हीट का कोई इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ता है। कितने बार भी जो है ना आप इसको हीट कर लो, एक बार जब ये फॉर्म हो रहा होता है, एक बार हीट करने पर ये एक डेफिनेट परमानेंट शेप ले लेता है, इसके बाद में शेप चेंज नहीं होगा। तो जब तक कोई चीज़ अपना शेप ही चेंज नहीं करेगी तब तक वो रिसाइकिल कैसे हो सकती है। तो अगर हम बात करेंगे एश ट्रे की जो कि मेलामाइन से बनी हुई है, अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सॉकेट की जो कि बेकेलाइट से बना हुआ है, ये दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं और इसलिए इनका जो रिसाइकलिंग है वो पॉसिबल नहीं होती है। वही अगर हम बात करेंगे पॉलीथीन बैग की, वही अगर हम बात करेंगे अपने पीवीसी पाइप की, तो ये दोनों कैसे होते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं और जब आप इनको हीट करते हो, जितने बार हीट करोगे उतने बार जो है ना मेल्ट हो जाएंगे। तो अच्छी बात है ना। सपोज़ आपके पास एक पॉलीथीन बैग है, अब आपने जो है ना उसका यूज़ आपको नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको रिसाइकिल करने के लिए डाल दोगे। वैसे आपके पास एक पीवीसी का पाइप है, वो आपके लिए यूज़लेस है, आप उसको डाल दोगे रिसाइकिल होने के लिए। वो दोनों चीज़ें फैक्ट्रीज़ में जाएंगी, उनको जो है ना प्रेशर दिया जाएगा, मेल्ट करवाया जाएगा, हीट किया जाएगा, वो दोनों मेल्ट हो जाएंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लास्टिक के फॉर्म्स में। इसके बाद में उस मेल्टेड प्लास्टिक से जो है कोई दूसरी चीज़ बना दी जाएगी। तो यहाँ पे रिसाइकलिंग हो पाई किसकी? पीवीसी पाइप और पॉलीथीन बैग की। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी और सी सही है। तो कौन सा ऑप्शन बता रहा है? ऑप्शन बी। तो इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी एंड सी, यानी कि पॉलीथीन बैग और पीवीसी पाइप को जो है आप रिसाइकिल कर सकते हो। ठीक है, तो आई गेस ये था हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इन सभी क्वेश्चन से मुझे लगता है कि पूरा का पूरा कहीं ना कहीं हमने चैप्टर ही क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। अब इस चैप्टर के एक दो टॉपिक्स और रह गए हैं, उनको हम कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कवर। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं प्रॉपरली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होते हैं नोट्स भी available. So do visit our official website magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.